नमस्कार आप सबका। लगता नहीं है कि कोई भी है यहाँ पर इस वक़्त लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं भी है तो मुझे अपनी बात शुरू करनी चाहिए। और मन्नू भंडारी जी का ये 90वाँ जन्मदिन है और मुझे लगता है कि एक इसे ऐसे सादगीपूर्ण माहौल में हम उसका उनका जन्मदिन मनाएँ, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और इस वक़्त तो बाई चांस है कि मेरे साथ यहाँ पे कोई मौजूद है। बस मैं एक बार ये चेक करना चाहूँगी कि अगर ये वहाँ पे सही तरीके से बस आ गया है जहाँ इसे होना चाहिए, तो मैं अपनी बात शुरू कर दूँगी। हाँ, शुरू हो चुका है ये। और मुझे मंजुला बिष्ट एंड अनिल प्रभा जी दिख रही हैं, कमेंट के बाद ही पता चलता है। तो मंजुला बिष्ट जी एंड अनिल प्रभा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके कारण मुझे कम से कम बात शुरू करने का मौका मिल रहा है क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा था। हाँ, तो मैं फिर अपनी बात शुरू करती हूँ और ये कितना अच्छा माहौल है मतलब इस तरीके का सबसे पहले तो मैं स्त्री दर्पण का जो पीछे पूरा समूह काम कर रहा है और उनके पीछे जिनकी पूरी ये दृष्टि है विमल कुमार जी, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मेरी प्रिय लेखिका और पूरी हिंदी समाज में ही हिंदी पाठकों के बीच वो जितनी समादृत है उनको याद करने का मौका दिया। और मुझे ऐसे बात बहुत खुशी है मुझे मंजुला बिष्ट दिख रही हैं, अनिल प्रभा जी दिख रही हैं, ध्रुव अच्छी दिख रहे हैं, योगेंद्र आहूजा जी दिख रहे हैं। आप सभी को बहुत नमस्कार और मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख सर मुझे दिख रहे हैं, नमस्ते सर। आशा जशाल जी दिख रही हैं। जिस सादगी के लिए वो जानी जाती हैं, तो ऐसा लगा मुझे अगर कोई नहीं भी था कि हमने अपनी देहरी में एक दिया जला के और उनको शुभकामना दे दें उनकी जन्मदिन की और उन्हें दिखा सकें कि उनका साहित्य ने हमारे अंदर क्या रोशनी इतने सालों में उन्होंने हमारे अंदर बूंद-बूंद पहुँचाई है। और इसी आप सबकी भी शुभकामनाएँ मैं जन्मदिन की शामिल समझ रही हूँ अपनी शुभकामनाओं में और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सीधे बात शुरू करना चाहूँगी कि मेरे मन में जैसे ये कामना है कि अभी हम मन्नू भंडारी जी के सानिध्य में उनका जन्मदिन मना रहे हैं और आगे इसी तरीके से मनाएँ और उनका 100वाँ जन्मदिन भी मनाएँ। तो 100वाँ जन्मदिन में मुझे लगा है कि जैसे हर किसी की फेसबुक वॉल, हर किसी का घर, हर किसी की देहरी जैसे जगमगा उठे कि सबने अपने-अपने ढंग से अपनी-अपनी मन्नू को याद करते हुए अपना-अपना दिया जला दिया। तो इस ये इतना अच्छा बेहतर तरीका हो सकता है उन्हें याद करने का कि मेरे मन में यही ख़्याल कौंध रहा है और इस ख़्याल का आगाज़ तो हुआ स्त्री दर्पण के इस आयोजन से ही और इसीलिए ना मैं आलोचक की भूमिका से बोलूँगी कुछ, बहुत सारे मुझे मैसेज दिखे जिसमें मेरे आलोचक रूप को याद किया गया या मुझे आलेख पाठ के लिए कहा गया, तो मैं एक शोधपरक दृष्टि से भी नहीं बोल पाऊँगी। मेरा मन है कि मैं उन्हें बिल्कुल अपने पाठक की नज़रों से देखूँ कि जैसे मैं उनको आज तक महसूस करती आई हूँ, जैसे-जैसे मैंने उन्हें पढ़ा। अनुराधा के गुप्ता जी एंड शिवी सत्यनारायण जी, जितेंद्र सिंह जी, आप सभी को बहुत नमस्कार। मैं बात शुरू करूँगी तो मैं बीच में एक बार फिर से देखूँगी। ये फ़ेसबुक पेज में थोड़े अलग टाइप से आता होगा शायद, तो मेरे को ये लगा था कि आप लोग के कमेंट्स आएँगे और मैं सबके कमेंट्स को ऊपर भी करती जाऊँगी। लेकिन मैं भी अपने फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल से ज़िंदगी में पहली बार लाइव हुई हूँ, तो मुझे अभी पता चला कि वो कमेंट्स दिखते भी नहीं है, ऊपर भी नहीं होते हैं और इसीलिए मैंने मोबाइल में देखा तो मुझे दिखा। यहाँ मुझे नहीं दिख रहे थे। एक बार मुझे बता देना आवाज़ आ रही है क्या? क्योंकि यहाँ अलग हो रहा है सब कुछ। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगी उनके उस उपन्यास से जिसे हिंदी साहित्य में बहुत ही ज़्यादा सराहा गया। वहाँ से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। उनकी आपका बंटी किताब को भी पाठकों का असीम प्यार मिला। लेकिन मैं बात कर रही हूँ महाभोज की जो उन्होंने 1979 में लिखा, क्योंकि कहीं न कहीं कई बार पाठकों के बीच में एक अदिखता हुआ या दिखते हुए कुछ भेद होते हैं जिसमें से कोई चुने हुए स्वर सुने जाते हैं, चुने हुए स्वर नहीं सुने जाते हैं।
तो मैं एक ऐसे उपन्यास से बात करना चाहती हूँ कि जहाँ पे जिसे मतलब बिना किसी मतलब सभी पाठकों ने जहाँ कहते हैं कि उनकी लेखनी का लोहा माना। लेखनी तो हमेशा से ही उतनी ही अच्छी थी और मनु भंडारी जी के बारे में जो मैंने इतना सुना है कि एक समय था जब वो बिल्कुल ऐसी सेलिब्रिटी, ऐसी लेखिका होती थी कि लोग कहते हैं बस आप कल्पना ही कर सकती हैं कि कैसे, मतलब उसके बाद वो समय धीरे-धीरे नहीं रहा, जहाँ हमें जिस तरीके की उनके मैंने वर्णन सुने हैं, वैसे वर्णन तो मैंने खाली क्रिकेट या क्रिकेट के स्पेशली या बॉलीवुड के कलाकारों के ही मिलते हैं। और कितनी कहानियों में उनके नाटक लिखे गए, फिल्में बनी। तो जो लोकप्रियता का वो चरम शिखर तो उन्होंने छुआ ही है, जो अपनी कहानियों के माध्यम से जो उनकी 1956 से यात्रा शुरू हो गई थी, उसमें वो लगातार जिस तरह की लोकप्रियता अर्जित कर रही थी। लेकिन मैं बात शुरू करना चाहूंगी महाभोज का, कि बहुत सारी रचनाएं एक चुने हुए पाठक आकर्षित करती है, पर महाभोज में तो जैसे उनकी लेखनी का लोहा ही मान लिया। और मैं उनके ही शब्द से बात शुरू करूंगी। 124 पेज नंबर में महाभोज का एक प्रसंग है कि जो जिंदगी को इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं हर किसी की जिंदगी को, वो आत्महत्या करेगा। उसे मारा गया है। क्यों? क्योंकि वह जिंदा था। और जो जिंदा है वे अब नहीं रह सकते देश में, मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत। तो मारा गया उसे क्योंकि वो जिंदा था, और जो जिंदा है वो इस देश में नहीं रह सकता। विशेषर की हत्या से महाभोज शुरू होता है। उनका एक बहुत राजनीतिक और सामाजिक चेतना से संपन्न उपन्यास महाभोज विशेषर की हत्या से शुरू होता है। विशेषर की हत्या में कि जो पाठक को, हर किसी को पहले से स्पष्ट है कि वो हत्या है, लेकिन पूरे उपन्यास में उसे आत्महत्या समझा जाता है। और पूरे के मतलब हर किसी को स्पष्ट है, पूरी जो व्यवस्था है वो उस खामोशी, कभी-कभी लगता है कि इस पूरी जो उपन्यास का जो नायक, खलनायक जो भी कुछ है वो इनका मौन है। पूरा पूरा जो घटनाएं बनेंगी वो उस खामोशी से बनेंगी, जो चुप्पी उन सबके होठों में जड़ी हुई है। क्योंकि जो सच है वो हर किसी को, कोई भी शायद वहां पे ऐसा हत्या थी, और पूरा उपन्यास चल रहा है उसको हत्या साबित करने में, और जिनके हाथों में सत्ता है वो उसे आत्महत्या ही नहीं बल्कि विशेषर और विशेषर के जो साथी लोग जो सच जानते हैं, उस सच को प्रूव करने, उस सच का ही सबसे पहले मटका फोड़ना, और अंत तक आते भी वो सच साबित हुआ नहीं है, तो नहीं ही होते हैं मतलब सच साबित। उस सच को साबित करने में हर किसी को अपनी जान की कीमत देनी पड़ेगी और जिंदा होना पड़ेगा, लेकिन जो सच है वो सुने जाते नहीं हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि वो मार दिए जाते हैं, और है कि जो वहां पे उस गांव में जो जोरावर है और जो सरपंच हैं, उनके पास लोगों की जमीनें भी रखी गई हैं, गाय बैल भी उनकी बंधक है उन्हीं के पास, और उनके ही पास लोगों की जुबान भी बंधक है। खामोशी कहाँ से आ रही है? तो उनके पास उनकी जुबान बंधक है। जोरावर कहता है कि हमारे रहते सरोहा में जमाना नहीं बदल सकता। जो उसके मुख्य चरित्र दास साहब जब बताते हैं मुख्यमंत्री जोरावर को थोड़ा सा संयम से रहने में, जाहिर है वो भी आचरण की बात कर रहे हैं, जो शालीनता, सभ्यता, शिष्टाचार, अहिंसा, वो उन्होंने अपनी स्किन, अपनी त्वचा में बिल्कुल परफेक्शन से पहनी हुई है दास साहब ने। वो उतने भर के लिए कह रहे हैं जोरावर को, पर चूंकि वो गांव में रहता है और सब कुछ उसके मुट्ठी में बंद है, तो वो कहता है कि हमारे रहते जमाना नहीं बदल सकता। जोरावर की रखेल जो थानेदार कहा जाता है, क्या उस थानेदार के रहते थाना बदल सकता है? ऐसे करके इसमें कई सारे पात्र हैं, पर तीन एग्जाम्पल देने के लिए मेरा 3 पात्रों का जिक्र करना काफी होगा। और जो दास साहब हैं, इतने अच्छा व्यक्तित्व उनका लगता है, इतना उदार, इतना अहिंसक व्यक्तित्व उनका दिखता है, लेकिन चुनावी हथकंडों के कारण वो हिंसा के पक्ष में खड़े हुए हैं। क्या उन दास साहब के रहते हुए जमाना बदल सकता है? तो जमाना तो नहीं बदल सकता है ना, तो जमाना बदल नहीं सकता। और ये आवाजें
कहाँ गुम हुई हैं, उन आवाज़ों को, वो आवाज़ें जहाँ गुम हुई हैं, उनका उत्खनन क्या मन्नू भंडारी ने इससे पहले किया है? 1979 तक आते-आते वो अपने लेखन के लगभग अंतिम कगार पे आ गई हैं। अंतिम कगार में जब वो आवाज़ों को एकदम मौन देख रही हैं, तो उससे पहले जहाँ-जहाँ आवाज़ें जाके मौन हुई, जिस थानेदार के यहाँ पे जहाँ-जहाँ वो आवाज़ें मौन हुई, वहाँ-वहाँ उन आवाज़ों का उत्खनन करना, अपनी ज़बान अपने काबू में रखना कि हमें गाय भैंस की तरह तुम हमारी जिह्वा को, हमारी वाणी को तुम गुलाम नहीं बना सकते हो। अगर इस कार्यवाही को, इस अभिव्यक्ति को, इस स्वचेतनता को निभाने के लिए कहीं भी किसी का साहित्य कुछ करता है, तो क्या वो राजनीतिक कार्यवाही नहीं थी? ये मैं इस महाभोज में जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना सबको दिखाई देती है, इसलिए मैंने उस रोशनी का, उस आलोक का, उस लाइट हाउस का मैंने इस्तेमाल किया कि मैं वो लाइट हाउस जला दूं, तो हम उनकी शुरुआती यात्रा से फिर दोबारा चलेंगे। उस शुरुआती यात्रा में चलने से पहले मैं रुक्मा का जिक्र करना चाहूंगी, जो महाभोज की मरा है विशेषर। विशेषर जो है वो रुक्मा का अभिन्न दोस्त है और रुक्मा का पति है बिंदा। जो रुक्मा के बारे में वो थानेदार से कहता है कि ये जो रुक्मा है ना, ये बहुत बदजुबान, बददिमाग औरत है, इसे कोई नहीं झेल सकता, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त करता हूँ। नहीं, बर्दाश्त ही नहीं करता, मैं इसका बहुत आदर करता हूँ क्योंकि ये सोने जैसी खरी औरत है एकदम। और जो बिंदा रुक्मा है, वो शादी करके बिंदा के साथ शहर चली गई है महाभोज में, लेकिन बाद में उसके पिताजी की तबीयत खराब होती है, तो वो शहर से वापस आती है और बाद में उसको अपने फैसला लेती है कि मैं अपने पिता की देखभाल भी करूंगी और मैं अपना खेत खलिहान सब भी देखूंगी। वो ये निर्णय पूछने के लिए बिंदा से नहीं पूछती है, वो ये निर्णय ले लेती है। अब बिंदा को सोचना है कि वो रुक्मा के बिना शहर में अकेले रहे या बिंदा के साथ साथ वो भी गांव में आ जाए। और जब वो गांव में रह के गतिविधियां चला रही है, सामाजिक गतिविधि, जिसमें विशेषर उसका अभिन्न दोस्त है, बाद में बिंदा लौटता भी है गांव में, बिंदा को साथ देता है उसकी गतिविधियों में। और चूंकि वो उसकी जो उसकी सही में जो सहचर है, जिसे सहचर कहते हैं, जिसे परिवार कहते हैं, वो जो असली अर्थों में है, क्योंकि रुक्मा का दोस्त विशेषर है, इसलिए वो बिंदा का भी उतना ही प्यारा है। और आज उसके मरने के बाद भी वो लास्ट में जहां उपन्यास खत्म हुआ है, उसको राजनीति के दुष्चक्र ने जेल में पहुंचा दिया है और वो जेल के डंडे खा रहा है। और उपन्यास कहाँ खत्म होता है? एक चीज और, इसमें एक थानेदार सक्सेना है, एक एसआई सक्सेना है, और वो ईमानदार है और वो उतना मर्दवादी नहीं है, थोड़ा सा कोमल है। तो पूरे उपन्यास में पुलिस वाले उसे जनखा यानी कि हिंजड़ा कहते हैं। जहां पे उपन्यास खत्म होता है, रुक्मा के पास छोटा सा बच्चा है गोदी में, और वो उसके पास फाइल है आगजनी की और विशेषर की हत्या को प्रूव करने वाले तर्कों की सक्सेना के पास। जाहिर है कि मुख्यमंत्री और ऊपर वाले सबने उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है। सक्सेना से प्रमोशन उसके होते नहीं है, उसके इंसान होने के कारण, संवेदनशील होने के कारण। तो वो भी एक तरीके से उतना ही अकेला है। वो रुक्मा के बगल में बिंदा के साथ है, बाकी कोई साथ नहीं है उनके। और जब ये रोती है तो वो उसको जोर से डपटता है रोने के लिए। और उपन्यास खत्म यहाँ पर होता है कि रुक्मा को डपट, सक्सेना की आवाज डपटते हुए बिंदा जैसी लगी। यानी कि यहाँ एक मध्य वर्ग का भी एक पात्र है जो अपने स्व के घेरे से बाहर आता है। यहाँ एक स्त्री है जो निर्णय सक्षम है, सचेत, स्वचेतना है उसके अंदर, वो अपने फैसले खुद लेती है। वो अपने फैसले लेने के लिए किसी पुरुष पे निर्भर नहीं है, पर पुरुष को टूट के प्यार करना जानती है, ना केवल पति और प्रेमी को, दोस्त को भी। अपने दोस्त के लिए, अपने परिवार के बीच में, अपने पति के मन में जगह बनाना जानती है। उसके जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसमें भरपूर साथ देना जानती है। और पुरुष दोस्त के लिए भी उतनी ही शिद्दत के साथ वो त्याग और योगदान कर सकती है। यानी सार्वजनिक परियोजनाओं का वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और इसीलिए वो घर की भी महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। इसीलिए वो एक ऐसी पत्नी हो सकती है जिसके बारे में बिंदा ये सब कह सके। एक
ऐसे परिवारों के रास्ते किधर से जाके निकलते हैं। मध्य वर्ग में तो ऐसे परिवार की तलाश मन्नू भंडारी 1956 से कर रही थी, बट एक भी रुक्मा जैसा स्त्री चरित्र नहीं वो गढ़ पाती हैं। एक भी स्त्री चरित्र वो ऐसा यहाँ पे गढ़ नहीं पाती हैं। वो जाके उनको गाँव में मिला और कहाँ पे मिला, किन समुदायों में मिला, ये सोचने की बात हो सकती है और इस तरह के भी कितने संकेत इधर हो सकते हैं। लेकिन मैं उपन्यास के आखिरी अंश में आके ये कहूँगी कि वहाँ पे एक चेतना जन्म लेती है कि सक्सेना की तरह जिंदा होना होगा, बिंदा की तरह जिंदा होना होगा, रुक्मा की तरह जिंदा होना होगा, बिसेसर की तरह जीना होगा और जीने के बाद फिर अपनी कीमत पे, अपनी जान की कीमत पे सच को सच सच को मतलब सच को जुबान देनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बिंदा भी सिर्फ सच में अड़ी गया इसलिए इतनी हिंसा झेल रहा है, रुक्मा भी झेल रही है। और बिंदा का चरित्र कैसा है, मतलब कैसा होगा, कैसा पुरुष, अगर शायद वो जो तलाश है मन्नू भंडारी का पूरा साहित्य में प्रेम की तलाश है, पूरा साहित्य। ममता कालिया के लिए मैंने कहा था पूरे साहित्य में घर की तलाश है। हाँ, पूरे साहित्य में मुझे एक प्रेम की एक बहुत तलाश दिखाई पड़ती है, एक बेचैन तलाश जो कभी पूरी नहीं होती। मुझे लगता है कि कहीं वो रुक्मा और बिंदा के बीच में पूरी हुई है। तो बिंदा है कैसा? बिंदा ऐसा है कि अगर आप उसके साथ ठीक नहीं हो, अगर आप उसके साथ सत्ता से पेश आते हो, तो वो बहुत ही ज्यादा प्रचंड मुद्राओं में होता है, डरता किसी से भी नहीं है, एकदम निर्भय, अभय। लेकिन अगर कोई उससे प्रेम करता है, इंसानियत से पेश आता है जैसे रुक्मा, तो उनका वो गुलाम है, गुणों का गुलाम है वो। तो ये एक नया पुरुष है जो उनके मध्य जितना भी उनका लेखन है, जो मन्नू भंडारी को माना जाता है कि वो मध्य वर्गीय नैतिकता बोध की लेखिका है, बल्कि मुझे ये लगता है कि वर्गीय नैतिकता को सबसे ज्यादा झंझोड़ने वाली भी वो लेखिका मुझे लगती है। मैं अगर ऐसा कुछ मानूं कि हमारी सब सारे मध्य वर्ग की एक ब्रांच कहीं कुछ पड़ी है, तो वो ऐसा झटका वहां मिलता है जहां जहां बैठा है वो वहां थरथरा जाएगा कि एक हर हर किसी के साथ वो नसें जुड़ी हुई हैं। जिस मध्य वर्ग की बात, जिस अंदाज में वो बातें करती हैं और जहां वो पुश करती हैं जिस बटन को, जिन मूल्य व्यवस्था को, उन मूल्य व्यवस्था का मतलब है कि कहीं तुम जड़ों से पेड़ को छेड़ रहे हो और हर कोई छिड़ेगा। तो एक तरीके से जिसे बदलाव से बहुत अधिक गुरेज हो, उनके लिए मन्नू भंडारी मुझे लगता है काफी खतरनाक लेखिका भी हैं। क्योंकि अगर हम विशिष्ट पात्र बनाते हैं, अगर हम कोई ऐसा विशिष्ट पात्र बनाते हैं कि जिसकी देह की या मन की या करियर की कोई प्यास इतनी प्रचंड या इतनी अलग है दुनिया से हटके कि कहीं ना कहीं उसने एक मामूलीपन का, साधारणता का स्तर क्रॉस कर लिया है, तो फिर आप उसी की बात सुन रहे हैं। उसमें हम सारे के सारे अपने को नहीं देख रहे हैं उस आईने में। लेकिन अगर हम सारे के सारे जिस पात्र में, जिस आईने में अपने आप को देखने लग जाएं, वो विकास अगर कोशिकाओं में सचमुच होने लग गया, तो मध्य वर्ग का तो चरित्र बदलेगा पूरे के पूरे का। तो इस तरीके से अगर यथास्थितिवाद को जिसे पसंद करना हो, उसको, उसके लिए मन्नू भंडारी का साहित्य बहुत अच्छा साहित्य नहीं है, मुझे ये लगता है, नंबर एक। नंबर दो कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि इतनी लोकप्रियता के क्या कारण होंगे, इतनी अधिक लोकप्रियता के क्या कारण होंगे। तो जाहिर है कि एक कारण तो ये भी है कि वो बहुत विद्रोह नहीं करती उस प्रचंड जबान में। तो कि मतलब ऐसी विद्रोही नायिकाएं नहीं है कि जो ऐसी भाषा बोल रही हैं कि एकदम से किसी की चेतना में वो इतना चुभे कि आदमी उसके अंदर ही घुसना बंद कर दे। वो तो ऐसे करके किताब उनकी बहुत ही सादगी, आम बोली के, जो एन आम बोली के मामूली जीवन के जो मुहावरे होते हैं, जो उनका पूरा मैनरिज्म है, जैसे हम लोग उसमें अपने आप को देख पाते हैं। हर कोई इसमें मध्य वर्ग की, ऐसे लगता है कि जितनी स्त्रियां जिस तरह की मुझे मिली है, सारे पात्र वहां किसी ना किसी रूप में मौजूद हैं और उन्हीं मुहावरों में चुपके से वो अपनी बात कह देती हैं। तो साहित्य जितने नामालूम से ढंग से धीमे से एक आंच खाली, एक सुगबुगाहट सी छोड़ देता है कोशिकाओं में, उस तरह का काम उनकी वो करती हैं, उनकी क्या कहते हैं, उनकी कहानियों के जो पात्र हैं। एक चीज मुझे और भी लगती है कि जितना मन्नू भंडारी को जितना महत्व तो शुरुआत के उनके दौर में मिला, वो उनके जो लेटर दौर है,
उतना नहीं भी हुआ, तो मुझे कभी-कभी ऐसी फीलिंग आती है कि जो बूँद-बूँद आँच जमा होती चली गई है, तो जिसे रोशनी से कतराना हो, वो बहुत सारी चीज़ों से कतराएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि जो भी बदलाव की चेतना बदलाव चाहता है समाज में, उसे कहीं न कहीं तो शहादत देनी पड़ती है। देनी ही पड़ती है, आपको लेखनी की शहादत देनी पड़े, आपको अपनी देनी पड़े, कोई न कोई शहादत आपको अपने सच के साथ खड़े होने के लिए देनी पड़ती है। ये बात मुझे बहुत आत्मविश्वास से बोलने में संकोच था पहले कि मुझे ऐसा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। पर जब मैंने महाभोज दोबारा देखा, तो महाभोज में खुद उन लाइनों में बीच-बीच में वाक्य में मन्नू भंडारी जी ने चिट्ठियाँ छोड़ी हुई हैं हमारे लिए। वो खुद हमारे लिए चिट्ठियाँ छोड़ रही हैं कि अगर अपने सच के साथ खड़ा होना होगा तो कीमत देनी होगी। कीमत देनी होगी तो पहले ज़िंदा होना होगा, जान तो तब देंगे पहले ज़िंदा होना होगा। अब मैं शुरुआत से बात करती हूँ कि ज़िंदा होने के लिए क्या उनके साहित्य में कुछ संकेत मिलते हैं अगर हम पहली कहानी से शुरू करें तो। लेकिन अगर मैं पहली कहानी से शुरू करने से पहले पहली कहानी से शुरू होने से पहले मैं ज़िंदा होने की फिर से बात करूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी ज़िंदा होने की बातें हैं महाभोज में, कि जो ज़िंदा है वो मारा जाएगा। और दरअसल एक मध्यवर्गीय परिवार में होता क्या है, मैं बाहों का घेरा कहानी से एक स्टेटमेंट उनका वैसा का वैसा उनकी भाषा में पढ़ रही हूँ। वो कम्मो है, उसकी गोद में छोटा-सा बच्चा है, पूरी तरह से एकदम सामान्य उसकी ज़िंदगी है, अच्छा घर-परिवार, अच्छा पति, अच्छा माने जैसा कहा जाता है समाज में। लेकिन वो प्रेम की प्यास से निरंतर तड़पती है, गोद में बच्चा भी है तो बहुत प्यासी आँखों से वो एक जो आधा-सा चाँद होता है उसको देखती है और उसको वो बहुत आकर्षित करता है कि जैसे किसी को बाहों में लेने के लिए आतुर हो। और पूरा चाँद उनको प्रभावित नहीं करता, उनकी ज़्यादातर नायिकाओं को ही, कि जो अपने आप में पूर्ण है, वो कैसे प्यार करेगा। लेकिन जो कम्मो है, वो ये सोचती, मतलब वो प्यार के लिए इतना ललक रही है कि कोई हो जो ऐसे उसको प्यार से भींच ले, तो ये उसका करैक्टर है। पर मैं वाक्य पढ़ना चाहती हूँ। वो जो एक यांत्रिक से रिलेशन होते हैं परिवार के, जो एक क्रूडनेस है, उसमें उसकी जो कोमलता है वो परिवार में अट नहीं पा रही है। तो वो फ़ील क्या करती है, उसे लगा थोड़े दिनों में दुनिया का सारा रस सूख जाएगा। कितनी ही बार उसे लगता था कि एक दिन उठेगी तो देखेगी कि घड़े का पानी, गिलास का दूध सब जम गया है। घर में कहीं कोई तरलता नहीं है, सब कुछ ठोस हो गया है, एकदम जड़। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, वह भी जड़ हो जाएगी, तब इस यातना से उसे मुक्ति मिलेगी। कम्मू जो समाज के हिसाब से एक सफल स्त्री, माँ, पत्नी सब है, वो उसको ये लगता है कि या तो वो कामना से उस चाँद को देखती है, या उसको ये लगता है कि घर की सारी चीज़ें एक-एक करके जड़ होती जा रही है, एक दिन वो भी जड़ हो जाएगी तो उसे मुक्ति मिलेगी। क्या ये आत्महत्या नहीं है? अगर कम्मों की जड़ता पे उँगली रखी जा रही है, अगर कम्मों को कि एक दिन वो जड़ हो जाएगी, तो जिस दिन वो चेतना नहीं रहेगी, कम से कम उसे मुक्ति तो मिलेगी इस घुटन से, इस प्यार की प्यास से, जहाँ तृष्णा ही तृष्णा है, बूँद कुछ भी नहीं है, वहाँ से कुछ तो मिलेगी। तो हमारा जो समाज है वो कुछ इस तरीके का है कि जो चेतन है, उसको जड़ता तक की यात्रा करनी है मुक्ति के लिए, लेकिन जो जड़ है, वो चेतन होने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर वो किसी भी ऐसी संरचना पे धक्के लगा रही हैं, जो जड़ता को धक्का दे सकता है, अगर कहीं भी वो कहीं घुटती हुई चेतना को बता रही हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि महाभोज जिस चेतना ने उनसे लिखवाया, उसकी यात्रा 1956 से पहले पहली कहानी से शुरू हो गई थी और वो उतनी ही उन्नत भावबोध, वो तो उम्र के साथ जो बढ़ता है, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ। एक स्त्री होने के नाते जब हम कहते हैं कि वो शुरुआत में स्त्रीत्व बोध की चेतना थी और बाद में वो मानव बोध की हो गई, उसकी मैं बात कर रही हूँ। वो जो हमारा उम्र और अनुभव के साथ विकास होता है, वो तो हर व्यक्ति का होता है। 1956 में जब उनकी पहली कहानी आई, मैं हार गई, और इसमें है कि कैसे एक जो लेखिका, उस कहानी के अंदर एक पात्र जो लेखिका, वो एक आदर्श नेता गढ़ने के लिए कितनी तैयारियां करती है, पर वो एक आदर्श नेता नहीं गढ़ पाती। आदर्श नेता वो क्यों नहीं गढ़ पाती है? आदर्श नेता वो इसलिए नहीं गढ़ हाँ, आदर्श नेता वो नहीं गढ़ पाती क्योंकि जो पूरे समय का जो समाज उस समय का दिख रहा है, उस समय आदर्श मूल्य जो है बदल गए थे। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के जो राजनीतिक मूल्य थे, उनके हिसाब से वो चरमरा गए हैं।
तो कहीं न कहीं वो एक नए मूल्य स्थापित करने के लिए भी नए मूल्य स्थापित होने चाहिए, राजनीतिक मूल्य। इस बात से उनकी पहली कहानी शुरू होती है कि देश का पूरा राजनीतिक परिदृश्य, पूरे राजनीतिक समीकरण सब बदल चुके हैं और अगर हम उन्हें ऐसे ही ढोते जाएँगे, तो फिर पहला ये शुरू होता है कि आपके हाथ में गीता होती है, अंदर वो होता है अश्लील चित्र या कुछ, तो फिर वही जो शब्द और आचरण की जो दूरी है, वो खाई बढ़ती जाएगी। बाहर-बाहर से स्वतंत्रता के आंदोलन मूल्य रहेंगे, अंदर से बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा, तो देश चलेगा कैसे? तो वहाँ एक ये बताना ही मकसद नहीं है कि मूल्य नहीं है। वो नए मूल्यों की प्रस्तावना की भी बात करती हैं कि अगर नहीं है, तो नए सच्चाइयों के साथ जो नए मूल्य गढ़ने होंगे, वो गढ़ने होंगे। पहले देश के लड़े जाते हैं, देश के नए मूल्यों की बात हो रही है, जो पूरी देश की राजनीति को संचालित करेंगे। दूसरी कहानी शमशान में वो प्रेम के जो मूल्य हैं, कि जो प्रेम का जो अलौकिक रोमानी शाश्वत रूप माना जाता है समाज में, उसकी वो धज्जियां उड़ाती हैं। तीसरी कहानी अभिनेता में मैं लास्ट तक नहीं चलूंगी, जब जब मैं थोड़े से पॉइंट्स निकाल लूंगी 5-6 कहानियों में, तो फिर ये नामावली गिनाना में मुझे भी लगता है कि बोरिंग होता है थोड़ा, कि धज्जियां उड़ाती हैं। तीसरी कहानी में जो नायक है उनका अभिनेता, वो प्रेम के नाम पे जो अभिनय करता है और शोषण करता है लड़कियों का। तो प्रेम जब इतनी ओवर ग्लोरीफाई आप प्रेम को करेंगे, तो प्रेम के नाम पे जितने तरह का शोषण होता है, वो सारा अभिनेता नहीं, वो कई कहानियों में है। इसके बाद फिर एक है ईसा के घर में, ईसा के घर में है, ईसा के घर इंसान में वो धर्म के नाम पे जो जकड़बंदी है उनकी बात कर रही हैं। तो हम उनकी अगर कहानी की यात्रा देखें, तो जो देशभक्ति, देश प्रेम, राजनीति के नाम पे जो मूल्य जो मूल्य हैं, उनको धक्का देती है। धर्म के नाम पे जकड़बंदियां, परिवार के नाम पे तो बहुत सारी हैं, प्रेम के नाम पे जितने तरीके होते हैं एक इंसान के व्यक्तित्व को सामाजिक राजनीतिक हर ढांचे में, उतने मूल्यों को वो लगातार धक्का दे रही हैं। ये बात मुझे कहनी थी। अब प्रेम का तो इतने सारे ढंग से है कि प्रेम वो नहीं, प्रेम का जो स्वरूप समाज में बना हुआ है, उस प्रेम को जी के तो स्त्री बिल्कुल हार हार है उसकी, तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं उसमें। और प्रेम की बात एक कहानी से मैं और कर देती हूँ। इसमें एक प्रतिमा है, वो जो है समाज के हिसाब से बहुत सक्सेसफुल, पढ़ी लिखी, नौकरी करती है, उसका मर्चेंट नेवी में ऊंचा ऑफिसर पति है, बच्चा है प्यारा सा, खूब प्यारा सा, उसका घर बार सब है, और उसका पति 11। अब 11 महीने बाद जब पति आता है, वो भी एक युवा पत्नी का, 2-3 साल 4 साल की बच्ची है उसकी एक, तो उसको खुश होना चाहिए। उसके नस्ल, उसके पूरे संस्कार जानते हैं, उसको खुश होना चाहिए। वो स्कूल जाती है पढ़ाने, नामी स्कूल में पढ़ाती है, तो उसके सब साथ वाली भी उसे छेड़ती हैं कि हाँ वो आ रहे हैं, तो मतलब उनको उसकी स्किन ही अलग चमकती दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, तो पूरे समाज का उस पर दबाव है, उसकी पूरी आंतरिकता का उस पे दबाव है कि उसको खुश होना चाहिए, उसके अंदर आवेग होना चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए कि 11 महीने बाद उसका पति आ रहा है, और वो पूरे प्राणपण से कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसके आने पे खुश नहीं हो पाती। और इसके बाद इसको संकेतों में कई बार दिखाया है कि उसकी बच्ची जो है वो बिल्ली को ऐसे जोर से पकड़ती है, तो उसको बहुत खराब लगता है कि जान है उसमें, ठीक से पकड़ो। तो पूरी कहानी बताती जाती है कि जो उसकी पति की क्रूडनेस है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसमें फिर बाद में साफ-साफ नाम पे भी लिखा गया है कि वो इतनी शुरू से इतनी कोमल मना, हर चीज को वो इतने प्यार से करने वाली, चीजों को भी दुलराने वाली, और जो उसके पति की लाइफ स्टाइल है ऑफिसरों की आधुनिक पीना और बहुत तरह से कपड़े-वपड़े, जो भी उसका बाहरी ढांचा होता है संस्कृति का, उस हिसाब से वो अपनी पत्नी को थोड़ा दकियानूस समझता है और आधुनिक नहीं है। लेकिन उसका अपना ढांचा जो है वो इतना रफ है कि उसको लगता है कि वो उसकी कोमलता उसके सामने आने, उसके कोमलता उससे खंडित होती है, उससे चूर-चूर होती है उसके साथ होने से। तो वो उसको नहीं अच्छा लग रहा है। और सामने छत में कम्मो नाम की लड़की है जो बहुत बड़े परिवार में अविवाहित है, और वो प्रेमी के लिए तरसी जा रही है। उनको लगता है, क्योंकि समाज में एक पूरा पर्दा पड़ा हुआ है, कम्मो को प्रतिमा बनने की चाहत है, उसको लगता है कि सारी घुटन उसके परिवार की वजह से, जिस दिन वो ऐसी पत्नी बन जाएगी उसकी घुटन खत्म हो जाएगी। वो बिल्कुल कसमसा रही है, बस उसको लगता है कि भाग जाए वो अपने प्रेमी के साथ। और इधर ये है, लेकिन अगर ये पता चले, तो अगर सारी
स्त्रियां एक साथ मतलब सामने उनके चरित्र रखने से पता चलेगा कि बेसिकली ढांचे में दिक्कत है। वो प्रेमी जिसके लिए वो कसमसा रही है, इतनी सारी कहानियां, इतने सारे पात्र, इतने सारे सजीव अनुभव जो हम सुनते हैं जिंदगियों में, तो उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कमोबेश एक ही स्थिति है। तो जहां जहां धक्का देना है। अब उसके बाद है कि देश, धर्म, प्रेम की मैंने बात की, बचा एक परिवार। तो क्या परिवार में वो जीवन मूल्य है कि जहाँ पे हम सार्थकता दे सकें? तो परिवार की जड़ता की बातें तो उनकी इतनी कहानियों में, अकेली में वो सोमा बुआ का दिखाते हैं, जब उनका जवान बेटा मर गया और पति उसके परित्यक्त होकर सन्यासी हो गए। अब सोमा जीना चाहती है, हर किसी की सुख दुख में भागीदारी करना चाहती है, पर पति रहे या ना रहे, आपके सारे आचरण वहीं से नियंत्रित होंगे। तो पितृसत्ता किस तरीके से, और इतनी बड़ी उम्र की एक स्त्री में भी, जहां जिसकी स्वतंत्रता पे इतनी नजरें नहीं होती हैं, वहां भी कैसे करके वो उसको घोंटती रहती है, वो वहां बताया है। एक उनकी और कहानी है जिसमें वो बुआ की मजाक सी उड़ाती हैं कि जो बुआ है वो, ये यांत्रिकता, ये जड़ता, इस पूरी जड़ता का प्रतिकार है मन्नू भंडारी की कहानियों में। उसमें एक बुआ है जो, उनको घर की प्रत्येक चीज चाक चौबंद और साफ चाहिए। वो घर गृहस्थी के साथ उन्होंने अपने आप को इस सनक के साथ जोड़ दिया है कि हर चेतन जना जो है वहां पे, बच्चे, बूढ़े, पति, हर कोई वहां पे कसमसाता रहता है जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि घर में ऐसे वो कब्जा मार के बैठ गई है। घर में कब्जा वर्ड मेरा है, उनके हिसाब से तो हर चीज से बहुत प्रेम करती होंगी। तो जो घर गृहस्थी की यांत्रिकता में भी ये नहीं है, तो परिवार की जड़ संरचना, विवाह की जड़ संरचना, धर्म की, प्रेम की, हर चीज की जो नैतिक वर्गीय नैतिकताएं हैं जिनसे हम रात दिन और एक सामान्य इंसान रूबरू होता है, उन सब में वो धक्का लगाने का काम करती हैं। और किस चीज में करती हैं? एक वो करती हैं इसमें एक कमजोर लड़की की कहानी। तो एक कमजोर लड़की कौन है? जिसे पूरे समाज में बहुत अच्छा समझा जाता है, यानी गुड गर्ल सिंड्रोम। गुड गर्ल सिंड्रोम की शिकार होके कि हम एक अच्छी पत्नी या एक अच्छी बेटी बनने का जो मूल्य है, वो कीमत, इतनी कीमत मिल जाती है समाज में उस नाम से। तो वो उसकी पूरी बारीकियों, उसके मनोविज्ञान को भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से टटोला हुआ है। उसके बाद ये था कि जिस समय की ये कहानियां लिखी जा रही थी, भारत में पूरा एक मतलब स्त्रियों के लिए जो पब्लिक स्फीयर है वो खुलने लगे थे। पूरे स्त्री पुरुष संबंधों का ढांचा बदल रहा था, नौकरियां मिल रही थी, और बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी कि उषा प्रेमवत का तो कितना प्रसिद्ध उपन्यास इसी एक पार्ट पे है कि जो लड़की है वो पूरे घर को चलाती है, लेकिन उसकी कामनाएं घुट रही हैं, क्योंकि उस समय एक दौर ये भी था कि कमाऊ लड़कियां, और कमाऊ लड़कियां हो तो फिर वो घर वाले नहीं चाहते थे उसकी शादी हो ना। और जब तक लड़की की शादी नहीं हुई, वो 30, 40, 50 कितने भी साल के हो जाए, उसमें बंधन बहुत होते हैं, क्योंकि वो अविवाहित लड़की अगर जरा सा किसी लड़के से बात कर ले तो परिवार की इज्जत जा सकती है। तो वो जो अविवाहित लड़कियों की घुट्टन उषा प्रेमवदा में बहुत है, वो मन्नू भंडारी की कहानियों में भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए विवाह और प्रेम पे तो बात हो चुकी है, उसको छोड़ दें, तो अगर वो अपने किसी प्रोफेशन के शिखर में है, जिसमें इसमें भी एक कहानी में है जीती बाजी की हार। उसमें जीती बाजी की हार में जो मुरला है, वो उसने हमेशा पढ़ाई की, हमेशा टॉप किया, वो किसी बहुत हायर पोजीशन में उच्च पदस्थ मुरला, क्या उसकी जिंदगी में सार्थकता है? तो उसने उस सार्थकता को पाने के लिए इतनी कीमतें दी हैं कि अब वो किसी की गोद में बच्चा या कुछ हंसता खेलता संसार देखती है तो उसको लगता है कि मैं तो हार गई, मेरी तो पूरी जिंदगी एक हार है। तो शायद ही इस उपन्यास, इस उनकी कहानियों में कहीं कोई एक ऐसी स्त्री मिलेगी जो पूरी अपने आप से सेटिस्फाइड है या अपने आप में पूर्ण है। ये जाके मिलती है तो हमें उसमें मिलती है जाके, मैं तो नाम भूल गई, जो मैंने रुकमा में मिलती है जाके वो, कि हाँ वो अपने आप में पूर्ण है। और मैंने महाबोध से इसलिए भी बात शुरू की थी कि यहाँ पे इतने सारे पुरुष पात्र हैं कि जिनकी वजह से वो जो लगाम जुबान है वो मुक्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जिन जिन स्त्रियों की जो जबान मुक्त अभिव्यक्ति मुखर नहीं हो सकती, तो उनकी जबान कहाँ गई? तो उसकी भी डोरियां दिखाने का एक वो था। अभी मैं किसी फेमस, मैं उसे प्रोग्राम के तुरंत बाद फेसबुक में शेयर भी करूंगी कि किसी एक फेमस राइटर का एक स्टेटमेंट है कि एक
से जो है सार्वजनिक परियोजनाओं से या सामाजिक ये जो क्रियाकलापों की सार्थकता है, उससे बस एक पुरुष की दूरी पे है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों का ये कहना, एक गीत का चुंबन कहानी के नाम पे जब मध्यवर्गीय नैतिकता में जो जकड़न है वो स्त्री के लिए ज्यादा है पितृसत्ता होने से, लेकिन अगर हम पुरुष पात्रों की भी बात करें तो मेरा ये मानना है कि जब तक पितृसत्ता या किसी भी तरह की जो सत्ताशीलता है उसकी जकड़न अगर हर अपने से कमजोर की गर्दन पे अगर जकड़न बने ही रहती है तो सामान्य और स्वस्थ जिंदगी तो हो ही नहीं सकती ना। इसलिए कोई इस तरह से सनकी होता है, कोई उस तरीके से, बट मुझे नहीं लगता कि सामान्य और स्वस्थ इंसान ऐसे विषमतावादी समाज में हो सकता है। तो पुरुषों की भी घुटन पूरी है। अभी हम 1 इंच मुस्कान की बात करेंगे, बल्कि पुरुष की घुटन की बात हो गई है तो हम यहीं से 1 इंच मुस्कान की बात अगर करें तो अमर को कहाँ कभी खुशी मिली। और अमर और रंजना प्यार में है और दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, दोनों एक दूसरे एकनिष्ठ भी हैं, समर्पित भी हैं और दोनों अच्छे इंसान हैं। बस जब वो बाद में भी उनकी जो दाम्पत्य जीवन सही नहीं चलता तो यही लगता है कि दो सही इंसान गलत जगह पे आ गए या गलत मिल गए। लेकिन जिस दिन से अमर जब पीछे मुड़ के देखता है 1 इंच मुस्कान में तो उसको लगता है जिस दिन से शादी का फैसला किया था और उसने कहा था कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे ऐसी व्यवस्था में, या हमारे जो विवाह की जो डेफिनेशन है वो रंजना और अमर की इतनी अलग है कि उसे नहीं लगता कि उसको कोई इतनी बड़ी सार्थकता घर की लगती है। तो उसके बाद से उसको लगता है कि हमने असली अमर और रंजना को वहीं दबा दिया था, जो हम आए तो हम तो पता नहीं कौन ही थे, मतलब हमारा असली व्यक्तित्व वहीं खत्म हो चुका था। और एक और लाइन उसमें है कि कुछ मौतें ऐसी होती हैं कि वो अपने पीछे लाशें नहीं छोड़ती। तो जब आप घर परिवार प्रेम की बात करने में इस तरीके की शब्दावली यूज होना, तो जाहिर सी बात है कि ये घुटन तो 2 स्तर पे है। अमर का है कि उसके लिए घर एक शरण स्थली है जहां पर वो आराम करेगा और आराम करके वो अपने आप को दूसरे सार्वजनिक मोर्चे के लिए तैयार करने के लिए वो एक जगह है। लेकिन रंजना के लिए वो लगभग एक मंजिल है अपने आप में। तो वो अपना संपूर्ण उसे मान देगी घर को और वो चाहेगी कि वो अपना संपूर्ण उसे दे। तो कहीं, और ये स्त्री और पुरुष का ही अंतर नहीं है, ये विकास की 2 अलग अलग अवस्थाओं में जो व्यक्ति हैं, विकास की एक स्थिति रंजना की है, एक स्थिति अमर की है। उसने अमर को पाने के लिए अपना सब होम किया है, उसको पाने के लिए वो करियर बनाया, उसको पाने के लिए उसको एक यूनिवर्सिटी में जॉब मिली तो अकेले रहने का मिला, उसकी वजह से वो इंतजार कर पाई अमर का, अपने पूरे समाज से लोहा ले पाई। तो कभी-कभी जिस प्रेम के लिए हम इतनी लड़क होती है कि हमने अपने सारे, जिसे कहते हैं ना, अपने सारे सिक्के उसी एक ही पोटली में डाले हुए थे और वो पोटली भरने में हमारी सारी सांसें घुट गई। अब उसको आप पाना चाहते हो तो ऐसे पाना चाहते हो कि वो संपूर्ण है। तो कहीं वो घुटन दोनों की है। तो ये 1 इंच मुस्कान जो कि इनका उपन्यास है, 1 इंच मुस्कान दोनों का सभी को पता है, साझा उपन्यास है। इसमें स्त्री पात्र के बारे में मन्नू भंडारी लिखती थी और इसमें राजेंद्र यादव उस पुरुष पात्र के बारे में लिखते थे। और इसमें जो अमला है जिसकी वो 1 इंच मुस्कान है, जिसका रहस्य खुला नहीं है और वो मुझे नहीं लगता कि अभी भी खुल गया है। नहीं खुला है कि मतलब वो जो अमला मन्नू भंडारी की जितनी भी ये पात्र हैं, वो अपने जीवन का केंद्र कहीं और देखती हैं। उनको पूर्ण चाँद नहीं होना पहले ही बोल दिया है कि पूर्ण चाँद होने में क्या सुंदरता है जो अपने आप में ही पूर्ण हो। तो यानी कि कहीं न कहीं उनकी प्रेम की जो परिभाषा है उसमें 2 अधूरी सत्ताएँ आपस में मिलके पूरी होती हैं। जबकि प्रेम एक बहुत बड़ा सामाजिक मूल्य है और मेरे ख्याल से अगर 2 स्वतंत्र सत्ताओं के बीच में ही प्रेम हो सकता है। लेकिन इनकी तलाश वहाँ पे इस तरीके से है। तो जो अमला है, वो अपना केंद्र खुद है। वो अपने आप को ही केंद्र मान के अपने हिसाब से ज़िंदगी देखती है। और जब आप अपने आप को किसी पुरुष सत्ता से परिभाषित नहीं करोगे, समाज तो अमला के हिसाब से नहीं चेंज होगा, समाज तो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। जैसे 1 इंच मुस्कान में सारे के सारा जो समाज है, जितना भी दोस्त लोग हैं, जितने भी पात्र हैं कमला को छोड़ के, वो सारे रंजना के साथ हैं। उनको रंजना की चीज़ समझ में आती है कि ये घर था तो इसको ऐसे करना चाहिए था, लेकिन अमर का नहीं समझ में आता है। इसी ढंग से अमला को तो समझने वाला कोई भी नहीं होगा क्योंकि वो अपना केंद्र खुद है, वो अपनी परिभाषा से चीज़ों को देखती है। तो अगर स्त्री एक ऐसी ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगी तो उसके जैसे एक्सप्रेशन रहेंगे, उसको
उसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उस पे मैं नहीं बोलना चाहूँगी। बेसिकली वो रहस्य नहीं है। वो ये रहस्य है कि एक स्वस्थ इंसान जैसा होता वैसा बनाने की कोशिश की होगी राजेंद्र यादव ने, ऐसा मेरा मानना है। पर आप बनाओगे कैसे? हमने देखा भी तो नहीं किसी विषमता मूलक समाज के बाहर का। तो अमला को तो आत्महत्या करनी पड़ती है। अगर जब तक समाज में कोई चेंज हुए नहीं है, आप तब तक आप अपनी परिभाषाओं से जीना चाहोगे तो आप कैसे जियोगे? और जी पाती भी नहीं है। उसको खिंचाव है अमर से, लेकिन अमर और उनके बीच में कभी कोई सहज संबंध बनते नहीं है, क्योंकि कहीं एक नैतिकता का पूरा मूल्य बोध है कि वो मतलब पति है वो किसी का, या प्रेमी है वो किसी का। तो वो तो सारे की सारी जो मूल्य व्यवस्थाएं समाज की हैं वो इनडायरेक्टली काम करती हैं, लेकिन इंसान को लगता है कि मैं अपना केंद्र में खुद हूँ। तो अगर इस बोध तक भी आप समाज की गति के बिना पहुंचते हो तो भी वो तो आत्महत्या ही करती है। और उसका रीजन एक ये भी था, हालांकि मैं ये कहूंगी कि उसी में एक दूसरी करेक्टर शकुन भी है ऐसी अमला की तरह, लेकिन वो निम्न मध्य वर्गीय है, तो स्कूल खोलती है, कमाती है, वो है सशक्त, मतलब खुद आर्थिक दृष्टि से सक्षम है। लेकिन ये उच्च वर्ग का चरित्र है अमला, तो उसने खुद अपने अपने लिए अपना कमाने के तरीके खड़े नहीं किए। पापा के जाने के बाद जब भाई भाभी के हालत में है तो फिर उसके पास उतना रहेगा नहीं, क्योंकि आपके पास सीधा कोई ढांचा नहीं है। अगर आप पारंपरिक समाज में रह रहे हो और आप किसी विवाह बंधन के अंदर नहीं हो, तो आप किसकी संपत्ति यूज करोगे? तो खैर, तो इसमें कई सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। आप पुरुषों की भी ये स्थिति बताने के बाद मैं इसको 1 घंटे का ही मैंने सोचा था, तो मैं वाइंड अप करूंगी। काफी सारे पॉइंट बच्चे हैं, पर पूरे साहित्य में बात हो भी नहीं सकती। एक जरूरी पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ कि जो एक कहानी इनकी है गीत का चुंबन, ये कहानी भी इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कुन्नी है, उसका प्रेमी निखिल उसको प्रेम करता है, तो वो थप्पड़ मार देती है उसको। और उसके बाद उस थप्पड़, लेकिन वो जो स्पर्श है चुंबन का, वो उसकी चेतना से उतरता नहीं। तो धीरे धीरे उसे समझ में आता है निखिल गलत नहीं था, मेरे संस्कार मुझे रोक रहे थे। और उसके बाद वो अपना आंतरिक परिवर्तन उसके अंदर आता है, जब एक सामान्य हार्ड मांस की स्त्री की तरह स्वस्थ भाव से वो निखिल को याद करती है। लेकिन तब तक निखिल का लेटर उसके लिए आ चुका होता है, जहां पे वो कुन्नी को बहुत उच्च धरातल पे रखते हुए मजबूत स्त्री समझता है और बहुत माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें कमजोर स्त्री समझा। और वो बहुत रो रो के फफक के रो के वो कहानी वहां खत्म होती है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब जब हम इस तरीके से बात करते हैं, मैं जनरली कहानियां ऐसे ही मैंने देखी है, मन्नू भंडारी की भी और मैं सब लेखिकाओं की, बिल्कुल सन के साथ एक क्रमिक विकास, हमें वहां नायिकाओं का क्रमिक विकास मिल रहा है। वो जो देश की भी, देश, धर्म, परिवार, प्रेम, हर चीज की जो जकड़ने हैं वो गांठ दर गांठ खोलती हैं, गांठ दर गांठ विकसित होती हैं। और वो एक सीधा रैखिक विकास, मन्नू भंडारी की कहानियों में तो बिल्कुल रैखिक विकास मिलता है कि किस तरीके से वो कहाँ कहाँ अपने आप को पूरा व्यक्तित्व विकसित करती चली जाती हैं। पुरुष की ये मजबूरी नहीं है। इस वक्त मैं एक स्त्री दृष्टि से पुरुष को देखने की नहीं, मैं सिर्फ एक सामाजिक ढांचे में दोनों को देखते हुए बात कर रही हूँ। और मैं सिर्फ मन्नू भंडारी के साहित्य से लेके बोल रही हूँ। पुरुष की ये मजबूरी नहीं है प्रेम जीने की। कुन्नी को अगर वो एक बहुत चरित्रवान लड़की समझ के ऊपर उच्च धरातल पे रखेगा, जो सिर्फ दायित्व अच्छे से निभाती है और समाज की एक समादृत चरित्र की तरह, लेकिन उसके पास प्रेम करने के लिए और लड़कियां हैं जिन्हें वो कमजोर समझेगा और जिन्हें वो आराम से ये सब कर सकता है। तो मुझे क्या फर्क नजर आता है जब मैं मन्नू भंडारी का पूरा साहित्य एक साथ देखती हूँ, तो मैं इसे टाइम एंड स्पेस की तरह कहना चाहूंगी कि स्त्री को वो जो गति करनी है वो सिर्फ टाइम की रैखिक क्रम में करनी है। और वो अपने लिए जितना जितना वो गति करेगी, चेतना का विकास करेगी, वो उतना उतना समाज, उतनी उतनी जिंदगी अपने लिए अनुकूल बना पाएगी। पुरुष के लिए चेतना के विकास करने की मजबूरी नहीं है जीने के लिए, उसके लिए तमाम तरह की स्त्रियां फैली हुई हैं। उसको ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि अगर वो नौकरी करता है और घर भर को पालता है, तो आज अगर उसके अंदर की जो रागात्मक वृत्ति है वो किसी के सहचार्य के लिए बेचैन है, तो उसको मिलेगा नहीं, उसको मिल जाएगा। उसको पूर्ण समर्पण करने वाली स्त्री मिल जाएगी। अगर उसकी रागात्मक वृत्ति मालिक भाव से पुष्ट होती है तो उसके लिए वो मौजूद है।
अगर उसको अच्छा लगता है कि व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध हैं और मैं एक पूर्ण व्यक्ति चाहता हूँ, उनके साथ एक दोस्ताना संबंध में साहचर्य चाहता हूँ, तो उसके लिए वो मौजूद मौजूद है। क्योंकि स्त्री बिल्कुल चेतना के साथ विकास करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, लेकिन पुरुष के लिए ये बिल्कुल खुली हुई है। इसीलिए अक्सर सारे पुरुष पात्र मुझे शतरंज के वजीर की तरह लगते हैं कि 2 कदम वो आधुनिकता की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन परंपरा में सारे गोटियां उनके पक्ष में है, तो परंपरा उन्हें बार-बार खींचती है, तो कभी पीछे चलते हैं, कभी आगे चलते हैं। वो अपनी दोनों चाल खुली रखते हैं। तो ये जो मजबूरी होती है स्त्री की, इस वजह से जो घुटन है, उसकी वजह से मन्नू भंडारी की जो स्त्रियां हैं, वो एक लिमिट तक पूरा रैखिक विकास उनके पूरे उनके साहित्य में मिलता है, लेकिन एक बिंदु में आके वो थम जाती हैं। तो उसके बाद की कहानियां उनके पास नहीं मिलती का मतलब ये है कि उसके बाद का लेखन ही मन्नू भंडारी का नहीं मिलता। ये बात मुझे जितना आदर से भर देती है मन्नू भंडारी के लिए कि कितनी ईमानदार लेखिका है। जहां तक पूरी एक सामर्थ्य एक लेखिका की, एक स्त्री होने के नाते, समाज का एक हिस्सा होने के नाते, जहां तक हमारी पूरी दृष्टि, हमारा विजन हमें ले जा रहा था, वहां तक हम पूरे गए। उसके बाद का नहीं मिलता, और उसके बाद का नहीं मिलता में जब मैंने पहले ये सोचा था आज से 4 साल पहले, तो मुझे लगा ये लेखिका की सीमा है। लेकिन मैं दोबारा उन कहानियों से गुजरती हूँ, तो उसमें तो मुझे सामर्थ्य की ताकत ही ताकत मिलती है। हम तो अपने आप को ग्रो ही कर सकते हैं ना, उस कुन्नी की तरह या किसी और की तरह या प्रतिमा की तरह, कि आज हमें समझ में आ रहा है कि हमारे संस्कार खुश होने के लिए तैयार नहीं है। आज हम उस झूठी खुशी में अपने आप को डुबोने को तैयार नहीं है। उसको समझ आ चुका है। उसको समझ, अगर ये पेज के पन्नों में आगे कहानी बढ़ती, तो शायद उसने कोई निर्णय लिया होगा, शायद उसने कोई विंडो खोली होगी। वो आर्थिक दृष्टि से उस पर निर्भर तो है नहीं। तो उनकी दृष्टि में हम, वो तो क्रमिक विकास से स्त्री करेगी। उसके पास कोई बनी बनाया कोई ढांचा नहीं है कि जिस ढांचे को वो जिस ढांचे की वो बात करे और उस वैचारिकता में उसको स्वतंत्रता और जिंदगी मिल जाएगी। उसको क्रमिक विकास ही करना था। लेकिन उस क्रमिक विकास में जो आपका पूरी आधी आबादी ने तो नहीं के लिए तो करना जरूरी है ही नहीं है, तो मैंने बता ही दिया आपको। और जो आधी आबादी भी है, वो भी तो पितृसत्ता के हाथ में पूरी जकड़ी हुई है। तो जो समाज की गतिकी है, खास तौर से हिंदी समाज की जो डायनामिक्स हैं, उसमें कहीं इतना विकास मिला ही नहीं कि मन्नू भंडारी जी की पूरी रचना यात्रा जिस विजन तक, जहां तक जाके रुकती है, उसके आगे की यात्रा समाज के साथ, उसके इंटरेक्शन के साथ हो सकती थी। लेकिन समाज में, या हमें जो स्त्री पुरुष या लोग मिलते हैं, पात्र क्या, हमें जो लोग सारे मिलते हैं, वहां क्या विकास का वो स्तर है? और जिस तरीके से बाद में भूमंडलीकरण और उदारीकरण और उसके साथ जो एक पूरा का पूरा प्रचंड बाजारवाद आया, उसमें जो पितृसत्ता ने अपना पूरा रूप बदल दिया, उसमें जो चीजें जिस तरीके से घटित हुई, तो उसमें तो सारे लोग बहुत चक्के से रह गए हैं कि आप उन धीमी-धीमी, जहाँ मतलब अगर हम दिवाली की भाषा में मैं बोलूँ, तो जहाँ दिए का एक धीमा-धीमा सा आलोक, वो उतनी चकाचौंध करने वाली रोशनियों में एकदम वो रह गया, एकदम जैसे कुंठित होके। उस समय एक मध्यम लौ में संवेदना की धीमी राग में काम करने वाले पात्र कभी समझ मतलब आया नहीं कि इसको हम कैसे देखें, कैसे करें? सीधी गति नहीं है। जो महादेवी स्त्री दर्पण के समय से जो चल रहा था, फिर महादेवी वर्मा के चाँद से, और जो पूरा एक विकास था, वो सीधा नहीं बढ़ा। उसने कहीं न कहीं दिशाएँ बदली हैं। मन्नू भंडारी जी के कहानी में, महाभोज में भी अगर हम स्त्री विमर्श की दृष्टि से भी देखें, स्त्री विमर्श के लिए मेरे मेरे लिए वो जिंदगी विमर्श है। बेसिकली आप पूरे मानव विमर्श है वो। पूरे मानव का ही उसमें मुक्ति शामिल है। उस दृष्टि से भी वो बहुत सशक्त रचना है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसको उसके चरम विकास तक ले गई। लेकिन जब सत्ता अपना रूप बदलती है, जब सत्ता कई तरह की सत्ताओं से मिलके अपने प्रचंड रूप में आती है, तो हमें उल्टी दिशा भी होती भी, कई कई लेखक लोग हैं जिन्होंने उल्टी दिशा ली है, उनका पूरा वृत्त घूम गया। अगर उनका जो सीधा विकास था, वो एक पूरा चक्कर लेके लगभग वहां पे आ गया है जहां से उन्होंने शुरू किया था। ये मन्नू भंडारी में नहीं दिखता। और एक करुणा भी हमें सबके लिए, मुझे अपने लिए भी करुणा है, उनके लिए भी है, हर किसी के लिए भी है। एक बहुत बड़ी करुणा भी इस परिप्रेक्ष्य से चमकती है दिमाग में कि हमें वो डायनामिक समाज में नहीं दिख रहे हैं, जहां से टकरा के हम आगे का विकास कर सकते होते।
एक उनके ही एक चीज़ के बारे में मैं बात करते हुए उनका एक उपन्यास आपका बंटी जो सबसे प्रसिद्ध है और उसको बच्चे की नज़रों से बहुत देखा गया, पर मैं उसको थोड़ा-सा दूसरी नज़र से भी देखना चाहूँगी। पहले मैं इसकी बात कर दूँ कि इन्होंने जो स्त्री प्रबोधिनी कहानी लिखी कि जनरली गुड गर्ल बनाने की, एक आदर्श स्त्री बनाने की से ही बल्कि स्त्री हमारा जो हिंदी का कथा साहित्य है वो एक आदर्श स्त्री रचने से ही शुरू हुआ। तो स्त्री प्रबोधिनियाँ तो बहुत लिखी जाती हैं कि जहाँ पे स्त्रियों को ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाए अच्छी स्त्री बनने का। तो मन्नू भंडारी की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो पुरुष प्रबोध का की कहानी कही जा सकती है कि वो एक अच्छा पुरुष रचने की बात कर रही है और वो अच्छा पुरुष बिंदा जैसा होता होगा। ये मुझे फिर से याद आ गया। तो उस प्रबोध की रचनाएँ हैं, तो जहाँ वो स्त्री को डपट रही है, एक चिट्ठी-सी लिख के अपना अनुभव कि कैसे-कैसे पुरुष प्रेम का या शोषण के जो उनके मीठे रूप हैं, वो कैसे हैं और तुम्हें कैसे बच के रहना है, पर बेसिकली तो वो पुरुष प्रबोध की ही कहानी है। तो मैं अगर आपका बंटी की बात करूँ, तो आपका बंटी में जो परिवारों में बच्चे की स्थिति हो जाती है, वो तो बहुत अच्छे से बता ही गया है। मैं आज भी उसमें कितनी जितने बार आपका बंटी पढ़ते हैं, उतने बार मैंने हर किसी को ही रोते देखा है, उतने बार आँसू निकलते हैं। एक छोटे से बच्चे की नज़रों से पूरा उपन्यास लिखना इतना ब्यूटीफुल उपन्यास है और बाल मनोविज्ञान का इतना बारीक चित्र है और सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं क्योंकि हमारा आधा व्यक्तित्व तो उस बचपन तक फिक्स हो चुका होता है। तो वो तो है ही उसमें। लेकिन मुझे इसमें वो भी दिखता है कि एक पुरुष बड़े पुरुष को तो आप बता रहे थे बहुत समय से 1971 की रचना है आपका बंटी। तो लेकिन उसके कई साल बाद आप एक छोटे बच्चे के अंदर जो पूरा का पूरा पितृसत्ता या सत्ताशीलता या जो हमारा पूरा सामाजिक पारिवारिक ढांचा, उस ढांचे की जितनी विषमताएं हैं, उस ढांचे में जो भी अच्छा और बुरा है, वो आप एक 5-6 साल के बच्चे से देखना शुरू कर रहे हो, बच्चों की निगाहों से। तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं रह जाता। कोई मतलब आप उसे पितृसत्ता बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। हमारा हमें ये लगता है कि हम कभी भी अपनी बात एकेडमिक्स ज़िंदगी में रहते हुए सामने वाला इतना विद्वान होता है, उसने इतनी किताबें पढ़ी होती हैं, पता नहीं कौन-कौन से वाङ्मय, कौन-कौन से शास्त्र से जिसके बारे में भी हम जिसका एग्ज़ाम्पल लेके हम बोलना चाहें, चाहे वो कोई बहुत बड़ी स्त्री विमर्शकारी क्यों ना हो, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं कि हमारी तो हमेशा बोलती ही बंद हो जाती थी पहले भी। हमेशा ये हुआ कि जैसे हम कुछ गलत सी सनकी सी बात बोल रहे थे, ठीक सारे सच तो इन्हीं की जेब में है और सच को बोलने की जो भाषा होती है, वो भी उनके जेब में, उद्धरण भी उनके जेब में। अब ये तो एक स्ट्रैटेजी के तौर पे भी कितना सुंदर है कि आप एक बंटी की नजरों से सारी दुनिया देखते हुए कर रहे हो। अगर यही काम है आप एक स्त्री की दृष्टि से करते हैं तो वो एक पार्शियल मतलब एक पूर्वाग्रह लग सकता है और अगर उसे विद्वता की दृष्टि से पढ़ा जाए तो विद्वता तो ज्यादातर ही दूसरे के खाते में ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि विद्वता की परिभाषा भी तो उन्होंने ही लिखी है। हमारी परिभाषा में तो नहीं आता कि जो दिमाग का घड़ा है वो दुनिया भर के शास्त्रों से रट लो, भर लो और संवेदना के साथ उसको ज्यादा एक्शन नहीं करने दो। तो वो हमारी तो नहीं आता है ज्ञान की परिभाषा में, बट विद्वता जैसे कि समाज ने उसे परिभाषित किया भी है। अब आप बंटी की नजरों से जब देख रहे हो सारे परिदृश्य को, तो वो पितृसत्ता का परिवार का पूरा ढांचा परत दर परत प्याज की तरह से आता है और बंटी की भाषा में उपन्यास लिखा हो जाने का नतीजा ये होता है, एक छोटा सा बंटी प्रिंसिपल माँ कॉलेज की उच्च मध्य वर्ग की आत्मविश्वासी स्त्री, सुंदर, जो भी आप एक सशक्त सक्षम स्त्री के बारे में आप जितने एट्रीब्यूट्स सोच सकते हैं वो सारे शकुन के अंदर हैं। दुनिया थी उसकी बंटी की, एक बच्चे की दुनिया तो माँ बाप ही होते हैं ना उसकी, और वो तलाक लेके बाप अलग चले गए, शादी कर ली है उसने, तो यही उसकी माँ थी। और कौन माँ जिसको सब सलाम ठोकते हैं, जिसके आने से स्टूडेंट कैसे हो जाते हैं, उस तो चेहरों की भी व्याख्याएं हैं उसमें, सीधे सत्ता की भाषा तो है नहीं। वो तो ऐसे करके कि टाइट से जूड़े में तनावासी मुद्रा, तो माँ प्रिंसिपल है, घर आई हैं, बाल ढीले पड़ गए हैं, स्किन ढीली, और बंटी को देख के जो एक मुलामियत चेहरे में आ जाती है, उन मुलामियतों से एकदम पता चलता है जैसे जैसे होता है ना पैट्रियार्की, अब यहाँ गए तो ये पहनी, अब ये उतारा, ऐसे करके देख रहा है बच्चा। तो एक इतनी अच्छी भाषा में वहां पर आते हैं
और बंटी को लगता है कि उसकी मम्मी बंटी हो गई है। जब इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो ना केवल ये कि हमें बंटी पे प्यार और दुलार आता है, बल्कि बहुत तेज मन करता है उस बेचारी शकुन को भी एक हक आलिंगन कर लिया जाए। मतलब इसको ऐसी बच्ची सी वो लगती है, इतनी पढ़ी लिखी स्त्री। 7 साल का घिसटता वसा दाम्पत्य उसने जिया। वो अजय के साथ खुश नहीं रह पाई। अब 7 साल बाद उन्होंने निर्णय लेके वो अलग हुए हैं और वो लगातार अपने आप को अजय की नजरों से ही देख पाती है। वो रुक्मा की तरह निर्णय नहीं लेती है। हाँ, वो बिंदा से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी बुद्धि कहती है, उसकी चेतना कहती है कि उसको गांव जाना है पिता के पास, तो उसने निर्णय ले लिया। अब बिंदा देखे उसे क्या करना है। नहीं, वो पूरे टाइम अपने आप को अजय की नजरों से देख रही है। शायद अजय शादी ना करता तो उसको भी ना करनी होती। अब उसको शादी भी करनी है और अजय की पत्नी से बेहतर पति से करनी है। पूरे टाइम अजय उसकी नजरों को संचालित कर रहा है। तो जिस रगड़ देने वाले दाम्पत्य से उसने मुक्ति पाई, उसके बाद उसकी नजरें उसके पास नहीं लौट के आ पाती। वो लगातार अपने आप को अजय की नजरों से देखती है। जिन नजरों को जिन नजरों की सेक आपको कोई खुशी नहीं दे पाई, उन नजरों की सेक से देखते हुए उसी में आप अपनी सार्थकता ढूंढेंगे और उन नजरों को आप एक दूसरी पुरुष नजर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस पूरी विजन में मतलब कितना झोल है, बहुत बड़ा झोल था इसमें। और यही झोल दिखाना चाहा मन्नू भंडारी ने। वो चाह रही है कि स्त्री यहाँ से बाहर आए, बने अपना चांद खुद। तो वो जब शादी, तो डॉक्टर जो आए हैं, डॉक्टर जोशी, वो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए हैं और शादी हुई है। और उसके बाद वो डॉक्टर जोशी की नजरों से खुद को देखने लग जाती है। मैंने इससे बेहतर वर्णन और कहीं नहीं पढ़ा जो आपका बंटी में है। कैसे एक बच्चा बोल रहा है कि जब डॉक्टर जोशी घर में होते हैं तो माँ की नजरें डॉक्टर जोशी की नजरों में चिपक जाती हैं। जहां जहां डॉक्टर जोशी जैसे देखते हैं वैसे वो देखती हैं। जहां देखते हैं उसे बंटी को टोकना है कि नहीं टोकना, ऐसे करना है कि नहीं करना है, वो सारा जोशी को देख के करती है कि उसे क्या ठीक लगेगा। और अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इस पैट्रियार्की के स्ट्रक्चर में जब औरत दूसरे घर में जाती है तो उसको वहां पे समायोजन करना पड़ता है। अब एक औरत ही बच्चे को लेके आई है, अब फर्क नहीं पड़ता है कि ये पुरुष है। अभी जो बच्चा है, मतलब सारी बात सबऑर्डिनेशन की है, सिर्फ स्त्री पुरुष की नहीं है। सत्ता की बात है कि सत्ता किसके हाथ में होती है, निर्णायक क्षमता किसके हाथ में होती है और किसको किसके अंडर अधीन रहना है। अभी चूंकि बच्चा है, पुरुष है, लेकिन माँ के साथ आया है, माँ इस घर में सेकंड ग्रेड नागरिक है, तो ये बच्चा भी यहाँ पे सेकंड ग्रेड नागरिक की तरह रहेगा। हर किसी की सीट फिक्स है, उसकी सीट फिक्स नहीं है। और यहाँ पे वो बोलता है कि जोशी जी के सामने नजर चिपक जाती है। जैसे ही वो ऑफिस जाते हैं वो नोटिस करता है कि अब माँ की नजर वापस आ गई। तो धीरे धीरे माँ उसको बंटी लगने लगती है कि माँ तो खुद दूसरी बनती है, मैं इन पे क्या निर्भर करूंगा, तो उसकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई वहां पे। तो मैं यहाँ पे बंटी, शकुन भी एक बंटी है, ये बात इतने अच्छे ढंग से नहीं कही जा सकती थी। चूंकि शकुन बंटियां हैं, चूंकि शकुने स्त्रियां बंटी या बच्चा होना छोड़ नहीं पा रही हैं, इसलिए वो इस तरीके की जिंदगी जी रही हैं। और रुक्मा जैसा होना ही उनका पूरा चांद होना है। और ये यात्राएं मुझे मन्नू भंडारी के उपन्यास में बहुत अच्छे से मिलती है। यहाँ पे एक दो बात खत्म करने, बात तो मुझे आधे में ही खत्म करनी है, पर मेरे को 2-3 मिनट में लूंगी बस वाइंड अप करने में। कि 2-3 बहुत ब्यूटीफुल चीजें जो मुझे बोलनी है कि जब वो हम दो हमारे दो भी पढ़ता है, कभी इतनी सी डॉक्टर है वो जोशी, तो उसको ये लगता है कि हम दो और हमारे दो तो हो चुके, मैं ही आखिरी हूँ। हमेशा उसको लग रहा है कि वो अतिरिक्त है और उसको अपने आप को गायब कर लेना है। और ये जो अतिरिक्त होने वाला बोध है, बंटी का लगभग ऐसा बोध है कि जब आप बाकी कहानियों में किसी स्त्री की घुटन पढ़ते हो तो वो कहीं ना कहीं बंटी के घुटन से मिलती है। जब भी आप किसी दूसरे की व्यवस्था में, बनी बनाई व्यवस्था में आपको समायोजित होना पड़ेगा और आपकी जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट आप नहीं रहेगी, तो वो हमेशा बंटी जैसा फील करोगे। तो औरतें हमेशा बंटी होती है, यहाँ पे बंटी भी बंटी है। और पितृसत्ता कैसे काम करती है एक बच्चे की निगाहों से बहुत अच्छा दिखाया गया है। वो पूरे टाइम अबसा बोलता है। वो वहां पे जाता है तो अचानक से उसको दिखने लग जाते हैं अबसा। वो क्लास में भी बैठा है तो अबसा, उसको एक ट्रायंगल दिख रहा है। उस ट्रायंगल का शकुन सिर्फ एक कोण है, उसका आधार तय होता है डॉक्टर जोशी से। और उसका एक कोण में डॉक्टर में शकुन है। और शकुन के साथ बंटी तो मुफ्त है, बंटी रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, ट्रायंगल तो है ही।
तो एक तो ये कि उसकी आधार जो भुजा है वो डॉक्टर जोशी हैं। दूसरा, उसको तो खाली शकुन का एक हिस्से भर का होना है, और बंटी जो एक इतना ज़हीन संवेदनशील बालक था, उसकी संवेदनशीलता वहां खत्म हो जाती है और वो एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बन जाता है। तो यहाँ से मैं बताना चाहती थी कि बंटियां शकुन होती है। मैं उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी की नाम लेते हुए ही एकदम बीचों बीच इसको छोड़ देना चाहती हूँ, इस पूरी बातचीत को बस उनका 2 मिनट जिक्र के साथ मैं छोड़ देना चाहती हूँ, क्योंकि स्त्री के लिए कुछ बना रिपीट कर रही हूँ, इसको मेरे को 1000 बार रिपीट करना है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी को दिख जाना चाहिए कि स्त्रियां बिकमिंग में होती हैं, आपको कोई बनी बनाया वहां नहीं मिलेगा। और जिस दिन आप चलना बंद कर देते हो, या उल्टी चाल चलना शुरू कर देते हो, तो आप एक पूरी की पूरी आधी स्त्री आबादी को नहीं, पूरी मानव आबादी के साथ आपने एक बहुत बड़ा अन्याय एक तरीके से कर दिया, अगर आप उल्टी चाल चल रहे हो तो। स्त्रियों का पूरे के पूरे चरित्र को हम बिकमिंग में दिख सकते हैं कि जिसे आगे की यात्रा करनी है। यानी मन्नू भंडारी का ये बहुत बड़ा योगदान है कि इतने सारे जकड़ने उन्होंने खोली हैं। अब उनके लिए सबसे ज्यादा अगर हम उनका योगदान को अगर हम मान दें तो क्या हो सकता है कि हम आगे की यात्रा करें। उस आगे की यात्रा में अगर उनकी सीमाएं भी आती हैं तो ये भी उनका महत्व है। सीमा तो होगी, हर किसी की, हर स्त्री की सीमा होगी जिसे आगे बढ़ना है। हर दलित के साहित्य में पिछले दलित साहित्यकार की सीमा दिखेगी, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है। जिसे आगे बढ़ने में फायदा नहीं है उसकी एक अलग बात है, हर स्त्री को आगे बढ़ना है। तो मन्नू भंडारी के सारे पात्र बिकमिंग में है। जहां इनकी कहानी अचानक खत्म होती है वो अक्सर कोई ऐसी जगह है कि अब यहाँ से चलती हुई है। दीवार, बच्चे और बरसात में तो सीधे ही है कि परिवार के जड़ मूल्यों को पूरा धक्का दे दिया और एक नन्हा सा अंकुर फूट रहा है। तो वही अंकुर, वो जो अंकुर है उसे हमें बड़ा करना है कि वो अंकुर है, और एक नन्ही सी भी अगर जिंदगी कहीं खिलती है नए मूल्यों की, तो वो पुरानी दीवार को धक्का देने और कमजोर करने में पर्याप्त होती है। ये आशा का स्वर उनका है, मन्नू भंडारी का। मैं दीपा के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि जो दीपा मैंने यही सच है कहानी की, दीपा बहुत बोल्ड कैरेक्टर है और वो बिकमिंग में है। इस बात को मैं अंडरलाइन करके रखना चाहती हूँ कि जो प्रेम के प्रतिबद्धता और एक निष्ठता के जड़ बनाने वाले मूल्य हैं कि हमने एक बारगी पूरे जीवन का समझौता तुम्हारे साथ कर लिया, हमने पूरा सरेंडर कर दिया और अब हमें कुछ नहीं सोचना, ये दीपा नहीं करती है। कानपुर की शामें उसकी संजय के बिना अधूरी हैं, लेकिन वो कलकत्ता जाती है तो उसे निश्चित का पहले प्यार की स्मृतियां भी शामिल करती हैं। तो ये उसका भी सवाल है, जब पुरुष, उसके लिए एक विंडो भी है बाहर के जोड़ने की, वो अकेले नहीं घूम सकती उन सड़कों में। उसको वो रजनीगंधा के फूल के बिना उसको अपना कमरा नहीं लगता। रजनीगंधा के फूल एक ये शशि शेखर जैसा वाला रिलेशन नहीं है, ये नदी के द्वीप जैसा रिलेशन नहीं, माने कि उसमें रूप गंध सब कुछ होगा। कहीं वो जो हार्ड मास की स्त्री के शारीरिकता के कई संकेत वहां हमेशा मिलते हैं बहुत धीमी सी भाषा में, और वो अच्छे लगते हैं। यानी कि उनको सुगंध और हर चीज है, स्पर्श, हर चीज उस प्रेम में शामिल है। तो उसको संजय के बिना कानपुर की वो नहीं अच्छी लगती। लेकिन अगर उसके लिए जो वर्तमान जिस तरीके से आ रहा, अगर उसके लिए वही सच हो, तो इसका ये मतलब होगा कि अगर वो चयन का अधिकार अपने पास रख रही है, अगर वो वर्तमान का अधिकार अपने पास रख रही है कि उसने अपने सारा का सारा पूरी जिंदगी भर का वादा, जैसे कि वो आलोक धनवा की कविता में है कि सारी रातें एक ही वादे में आपके नाम नहीं कर दी, तो फिर ये प्रेम की पात्रता का सवाल भी है। फिर संजय को सिर्फ शाम नहीं देनी पड़ेगी, उसको टाइम पे आना भी पड़ेगा। वो रोज इसको 3-4 घंटे वेट कराता है और पूरे टाइम सिर्फ ऑफिस की बातें करता है, जिससे बोर हो जाती है। तो शायद उसको थोड़ा कम उबाऊ होना पड़ेगा, शायद उसको थोड़ा सा मुलायमियत अपने व्यक्तित्व में लानी पड़ेगी। अभी वो जैसा है वो वैसा का वैसा यहाँ आता है। उसका दीपा के साथ के इंटरेक्शन में व्यक्तित्व का कोई विकास नहीं हो रहा है। वो दीपा याद रख ले कि वो लेट आता है। लेकिन अगर स्त्री अपने पास अपने विकास को जारी रख रही है, अपने हिसाब से निर्णय ले रही है, तो पुरुष के लिए प्रेम की पात्रता बनाने का सवाल भी है। और यहाँ दीपा उस कम्मों की तरह जड़ होने से इनकार कर रही है, जो उसके अंदर की संवेदना है कि कानपुर की शामें इसके बिना पूरी नहीं होती, लेकिन अगर वो कहीं और जाए तो अगर उसके कोशिकाएं कुछ जिंदगी की तरफ अंकुर फूटता है तो वो उन्हें मसल नहीं देती। तो इसका ये भी मतलब है कि जो संजय हमें मिले, जो संजय प्रेम के पात्र मिले, उनसे भी कोशिकाएं वो होनी चाहिए ना, उनको घुटना नहीं चाहिए इतना कि इंतजार में ही बैठी हैं।
तो वहाँ तो संजय का तो उसने वर्णन नहीं किया है। उस कानपुर की एक जड़ दुनिया में एक ही खिड़की खुली और वो संजय है। लेकिन प्रेम में चयन तो होता ही होता है, तो प्रेम को चयन से जोड़ना। मैं कह रही थी कि दीपा जहाँ पे कहानी खत्म होती है, वहां पे कहानी खत्म हो जाती है, दीपा का व्यक्तित्व पन्नों के बाहर विकास की रास्तों में बढ़ रहा है। इसी चीज के साथ मैं ये बात खत्म करना चाहती हूँ कि उनके ज्यादातर कैरेक्टर बिकमिंग में है कि वो पन्नों के बाहर विकास कर रहे हैं और वो कहाँ तक पहुंचे हैं। तो कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि जो लेखक है, जिसने वास्तव में इतनी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ लिखा है, वो अब आगे उसकी लेखनी क्या रूप लेगी, कितनी सक्रिय रहेगी, वो इन चीजों पे डिपेंड करता है कि जिन दीपा को मैंने पन्नों में कैद नहीं किया था, मैंने चाहा था कि वो पन्नों के बाहर बढ़ती जाएगी, जब उसको सार्वजनिक प्लेस में अपने लिए जगह मिलेगी, उसको किसी संजय की जरूरत नहीं रहेगी इस चीज पे निर्भर होने के लिए। उसके सार्वजनिक प्लेस में पुरुष को छतरी की तरह नहीं चाहिए होगा कि छतरी तानती हूँ तो बाहर निकलती हूँ। तो वो दीपा कैसी होगी? क्या वो विकास हो रहा है? क्या दीपाओं को जो संजय बेहतर संजय मिल रहे हैं? क्या संजय दीपा के साथ इंटरेक्शन में विकसित हो रहे हैं? ये जो पूरा सोशल डायनामिज्म बनता है, उस पे भी एक लेखिका की लेखनी निर्भर करती है कि वो आगे कितना चलेगी, नहीं चलेगी। और मुझे लगता है कि जब भी किसी बड़े लेखक को मैं याद करती हूँ या उनकी रचनाओं पे बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो इस तरीके के विकसित होते हुए पात्र बनाए थे, उन्हें उनकी आगे की यात्रा पे ले जाना अगली पीढ़ी का काम होना चाहिए। और ये दायित्व मैं महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि मन्नू भंडारी को पढ़ते हुए बहुत लोग ऐसा महसूस करते होंगे। आप सारे लोग जो मुझसे जुड़े, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की। और मैं नाम भी लूंगी तो उसमें ज्यादा टाइम होगा, तो मैं बंद करके फिर आप सबको नमस्कार करती हूँ। मैं आप लोग को बीच में देख नहीं पाई क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जब हम प्रोफाइल में ये करते हैं तो कंप्यूटर में कमेंट्स आते नहीं है। और दिन तो मैंने विदुष बैटन फेसबुक पेज में किया है जिसमें मुझे सारा मिलता है। और मैं आप सबका बहुत आभार कि आप मुझे सुनने के लिए आए। और आप सबकी भी शुभकामनाएं मन्नू भंडारी जी को पहुंचे। और हम 100 साल वाले में जब मनाएंगे तो हर कोई पाठक, अभी मुझे शिवी दिख रही है, सुखजीत दिख रहे हैं, बहुत मतलब शिवी तो 17 साल की कम उम्र की लड़की है, ये लोग उस तरीके से आगे विकसित होंगे जैसा मन्नू भंडारी जी ने विजन देखी होगी। और ये सारे लोग भी फिर उन पे बात करें अपनी अपनी पाठ की दृष्टि से, आम आदमी और सब, तो ऐसे बर्थडे मनाना और भी बहुत अच्छा होगा। नमस्कार आप सबका, धन्यवाद।